मेरी अंगूठी, वो मेरे पंखों से निकलकर कहाँ गई? पंडित जी, वो हमारी शादी की निशानी थी। अगर वो ना मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बबली, हिम्मत मत हारो। मैंने नदी का एक एक पत्थर छान मारा है, वो मिल जाएगी। कोमल बहन, अब आप ही इसे समझाएं। बबली बहन चुप कर जाएं, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आप रोना बंद करें, देखना आपकी अंगूठी मिल जाएगी। इसी उदासी के माहौल में अचानक दूर से ढोल बजने लगते हैं। अरे ये कैसी आवाज है? चिड़िया बहन, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहां से उड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे बादल कव्वा और बिजली कव्वी बैठे हुए थे और जंगल के सभी पक्षी उनके आसपास जमा थे। बादल कव्वी और बिजली कव्वी के सर पर टोपी थी और आंखों पर काला चश्मा था। खामोश खामोश, जंगल के सभी दुखी पक्षियों के लिए खुशखबरी। मैं और मेरी पत्नी हिमालय के पहाड़ों से उड़कर 7 समुंदर पार करके आपकी सेवा में पहुंच चुके हैं। मैं हूँ अजीम जादूगर बादल और ये है मेरी पत्नी बिजली परी। हाँ हाँ पक्षियों, आओ, जिसकी भी जो चीज खो गई है वो मिल जाएगी। जिसका दाना खत्म हो गया है वो डबल हो जाएगा। हमारा जादू पत्थर को भी सोना बना देता है। बादल जी, जरा अपना जादू तो दिखाओ। फिर बादल कव्वा अपनी टोपी उतारता है जिसमें से काला धुआं निकलता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत मासूम थे। बादल कव्वे का ये जादू देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम सब जानते हैं और हमें ये भी पता है कबूतरी बहन कि तुम क्यों रो रही हो। तुम्हारा क्या खोया है? तुम्हारी सोने की अंगूठी नदी की गहराई में नहीं बल्कि किसी आत्मा के कब्जे में है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो बताओ। हाँ जादूगर जी, मुझे मेरी अंगूठी हर कीमत पर चाहिए। चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वहीं दूर एक टहनी पर बैठे हुए तोता तोती उन कपों को देख रहे थे। चिंकी, ये जादूगर कम और जेब कतरे ज्यादा लग रही है। जरा देखो तो बादल की आंखें कैसे कबूतरी के हार पर टिकी हुई है। हाँ पति जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ये कव्वे ठीक नहीं लग रहे। तभी बादल और बिजली एक संदूक खोलते हैं जिसमें से नीला धुआं निकल रहा था। ए जंगल के पक्षियों, आज इस जादुई संदूक की ताकत से आपकी तकदीर बदलेगी। लेकिन याद रहे, जादू तभी काम करता है जब बदले में कुछ दिया जाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तभी बिजली कव्वी एक जादुई छड़ी निकालकर कहती है, जिस जिस पक्षियों को अपनी खोई हुई चीजें वापस चाहिए या जो चाहता है कि सोना बन जाए, वो अपनी एक कीमती चीज इस संदूक में डाले। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये संदूक आपकी मुरादें पूरी कर देगा। जादूगरनी बहन, अगर मैं अपनी मोतियों वाली माला इस संदूक में डालूंगी तो क्या मेरी अंगूठी मुझे वापस मिल जाएगी? कबूतरी बहन, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? देखना, जैसे ही तुम्हारी ये मोतियों की माला इस संदूक के अंदर जाएगी तो हमारी जादुई आत्माएं वो अंगूठी ढूंढ कर लाएंगी। अब जल्दी करो, देर न करो। फिर बबली कबूतरी अपनी मोतियों की माला उतारकर उस संदूक में डाल देती है। ऐसा करते हुए देखकर चिड़िया भी आगे बढ़ती है। कभी बहन, मेरे पास तो ये सिर्फ चांदी की बालियां हैं जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। अगर मैं इसे संदूक में डालूंगी तो क्या मेरा दाना दुगना हो जाएगा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, अगर तुम ये बालियां संदूक में डालोगी तो तुम्हारा दाना दुगना ही नहीं बल्कि पूरा घर अनाज से भर जाएगा। कोमल चिड़िया अपनी माँ की दी हुई बालियां संदूक में डाल देती है। ऐसे ही बुलबुल भी आगे बढ़ती है और वो अपने सोने के कंगन उस संदूक में डाल देती है। जंगल के सभी पक्षी लालच में आकर अपनी कीमती चीजों को संदूक में डाल देते हैं। पक्षियों, आप सब अपने अपने घरों को लौट जाओ और पीछे मुड़कर न देखना, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा। अगली सुबह यहीं पर इकट्ठे होंगे और जिस जिस की जो मुरादें हैं वो सब पूरी होंगी। बादल की बातें सुनकर सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। चीकू जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा जी चाह रहा है कि अभी जाकर इन कपों के पंख नोच लूं। नहीं चिंकी, हमारे ऊपर पक्षी विश्वास नहीं करेंगे। हमें इन कपों को रंगे परों पकड़ना होगा।
रात का इंतजार करेंगे। रात होते ही जंगल में काली घटाएं छा जाती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली जल्दी जल्दी पंख चलाओ, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हमें ये सारा खजाना लेकर पुराने खंडरों के पास पहुंचना है। कल सुबह जब ये पक्षी यहाँ आएंगे तो इन्हें सिर्फ खाली डिब्बे और धुआं मिलेगा। हो हो। हाँ बादल जी, पंखी तो चला रही हूँ। जरा देखो तो ये मोतियों की माला कितनी चमक रही है, और ये देखो चिड़िया की चांदी की बालियाँ। कैसे बेवकूफ पक्षी हैं सब। जरा से जादू के चक्कर में आकर सब कुछ लुटा दिया। ऐसे वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। बादल और बिजली वो सारे गहने एक पोटली में डालते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर जंगल के सभी पक्षी जमा थे। कहाँ जा रहे हो जादूगर जी? अभी तो तमाशा बाकी है। अब हम तुम्हारा जादू उतारेंगे। तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हटो हमारे रास्ते से, वरना हम तुम पर काली बलाएं छोड़ देंगे। अच्छा, काली बला तो तुम खुद हो बादल। तुमने मेरी पत्नी का गम बांटने की बजाय इसे लूट लिया। आज तुम हम सबसे नहीं बच पाओगे। ये तो अच्छा हुआ समय रहते तोते ने हमें तुम्हारी सच्चाई बता दी, वरना तुम हम सबको लूटकर यहाँ से चले जाते। बादल और बिजली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल के सभी पक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। बिजली भागो, ये सब हमें मार डालेंगे। ऐसा कहते हुए वो पोटली वहीं छोड़कर कब्बे भाग जाते हैं। जब वो पोटली खोलते हैं तो सभी पक्षी अपने अपने गहने वापस ले लेते हैं। तभी उस पोटली में कबूतरी की अंगूठी भी थी। कबूतरी बहन, ये देखें आपकी अंगूठी। ये सब इन्हीं कब्बों की चाल थी हमें लूटने की। हाँ चिड़िया बहन, यही मेरी अंगूठी है। बबली कबूतरी भी अपनी अंगूठी देखकर खुश हो जाती है। याद रखो दोस्तों, सच्चा जादू मेहनत और ईमानदारी में है। जो आपको रातों रात अमीर बनाने या गैब से चीजें लाने का दावा करे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थीं। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो। ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं।
बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है। वो भोजन उठाकर दूर फेंक देती है। खबरदार चीकू, अगर तुमने इस बुढ़िया को कुछ दिया, इसे भूखा रहने दो ताकि इसे एहसास हो मुफ्त का खाना कितना महंगा होता है। तभी जंगल का मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास का पंख पकड़ते हुए और घसीटते हुए उसे बाहर बारिश में फेंक देती है। आज की रात तुम बाहर रहो, शायद ठंडी हवा से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ऐसा कहते हुए रानी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारी रात कोमल चिड़िया बारिश और सर्दी में बाहर पड़ी रहती है। वो बेचारी अपने बेटे को आवाज़ें देती है, लेकिन बबलू अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनता और ना ही दरवाज़ा खोलता है। वो तो चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बबलू चिड़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है। कोमल चिड़िया की आंखें खुली थी और इनमें से जमे हुए आंसू अब भी बह रहे थे। इसके पर अब अकड़ चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बाबा, दादू बोल क्यों नहीं रही? लगता है वो आसमानों में चली गई हैं, क्योंकि आपने इन्हें खाना नहीं दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बबलू के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसे अपनी माँ की वो लोरियां और बचपन के दिन याद आए जब इसकी माँ अपनी नींद कुर्बान करके इसे सुलाती थी। इसे याद आया कैसे इसकी माँ ने अपनी भूख को मारकर इसे पाला था। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अंधा हो गया था। आंखें खोलिए माँ, मैं कितना बदनसीब। हाय मेरा भाग्य, वो भी इस रोटी की तरह सख्त हो गया है। बिजली ने सुबह से काम पर लगाया हुआ है। कभी कहती है घोंसले की सफाई करो और कभी उसके लिए नदी से ठंडा पानी लाओ और कभी मीठे मीठे फल। लगता है मैं उसका पति नहीं बल्कि नौकर हूँ। बादल कप्पा अपने आप से बैठा ऐसे बातें कर रहा था। तभी हवा में एक खुशबू महकती है। एक कवि गले में मोतियों की माला पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए उड़ती हुई वहाँ आती है। हाय हाय, ये कैसा जंगल है। ना ही कोई ढंग का पेड़ है और ना ही कोई सुंदर पक्षी। अरे ओ भाई साहब, जरा इधर तो देखना। जी जी, सुंदर कवि जी, आपने मुझे बुलाया? आप कौन है? कहीं आप आसमान से कोई परी तो नहीं उतर आई? पिंकी कवि अपना चश्मा उतारते हुए कहती है। कवि, तुम भी बहुत फनी हो। मैं परी नहीं, मेरा नाम पिंकी है। शहर वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ मेरा अपना बंगला है। मैं तो यहाँ जंगल में घूमने आई थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि इस जंगल में सूखे पेड़ों और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। पिंकी जी, आपके आने से इस मिट्टी में भी गुलाब खिल जाएंगे। मैं इस जंगल का सबसे हैंडसम कौवा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बादल को याद करना। बादल कौवा पिंकी के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे दूर से बिजली कवि की आवाज आती है। अरे ओ बादल के बच्चे, कहाँ मर गया है? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सुबह से भेजा है मीठे फल लाने के लिए, अभी तक घर नहीं लौटा। ऐसे बड़बड़ाती हुई बिजली कवि बादल कवि को ढूंढ रही थी। लगता है वो डाइन यहीं आ रही है। पिंकी जी, आप जल्दी से घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। ये आवाज मेरी दूर की एक पागल खाला की है। जब इसे दौरा पड़ता है तो ये किसी को भी काट लेती है। क्या कहा? पागल खाला? सच में ये जंगल बहुत खतरनाक है। अच्छा, मैं झाड़ियों के पीछे छुप जाती हूँ। तभी बिजली कवि बादल कवि के पास आती है। बड़ा सज धज कर बैठे हो, किससे मिलने का इरादा है? और ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और ये चश्मा कहाँ से आया? अब बिजली,
खुशबू तो फूलों की आ रही है और ये चश्मा मुझे कचरे से मिला था। मैंने सोचा इससे मेरी आंखें धूप से बची रहेंगी ताकि मैं तुम्हारे काम ज्यादा तेजी से कर सकूं। अच्छा, अब ज्यादा काई काई करने की जरूरत नहीं, चल घर चलकर सफाई कर। ऐसा कहते हुए बिजली कभी बादल कभी को ले जाती है। रात हो जाती है, बिजली कभी अपने घोंसले में सो जाती है। बिजली तो यहाँ खर्राटे ले रही है, यही मौका है, पिंकी जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बादल कप्पा कुछ मीठे फल उठाता है, तभी एक फल नीचे गिर जाता है और बिजली की आंख खुल जाती है। बादल, कहाँ कहाँ जा रहे हो इस समय? कुछ नहीं बिजली, बस प्यास लगी थी, नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहते हुए चुपके से बादल कप्पा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। बादल जी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। पिंकी जी, ये तो कुछ भी नहीं, एक बार आप मुझे अपने साथ शहर वाले जंगल ले चले, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यहाँ तो उस पागल खाला ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वहीं से गुजरती हुई कोमल चिड़िया बादल कप्पे के पास आती है। अरे बादल भैया, आप इस कपी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी पत्नी बिजली आपको नदी के पास ढूंढ रही है। चिड़िया बहन, चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारी पत्नी भी है? तुमने तो कहा था कि तुम जंगल के कुंवारे कौवे हो। अरे नहीं नहीं पिंकी जी, ये चिड़िया तो पागल है, इसे तो ऐसे ही चू चू करने की बीमारी है, किसी को भी भाभी बना देती है। ऐसे बादल कप्पा पिंकी को सफाइयाँ दे ही रहा था कि पीछे से बिजली कपी एक बड़ा डंडा लेकर वहाँ आ जाती है। तो मुझसे झूठ बोलकर नदी पर पानी पीने आया था या इस काली चुड़ैल से गप्पे लड़ाने? अरे ओ काली कोलोटी, किसको चुड़ैल कहा? मैं शहर वाले जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। तुम अपने इस बुज़दिल पति को संभालो, जो कह रहा था कि तुम उसकी पागल खाला हो। क्या कहा? पागल खाला? आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। ऐसा कहते हुए बिजली कपी आगे बढ़ती है और बादल कप्पे की पिटाई शुरू कर देती है। इस जंगल के तो पक्षी पागल हैं। बादल, तुम सड़ो यही, मैं तो चली वापिस अपने शहर वाले जंगल। ऐसा कहते हुए पिंकी कपी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, बादल को पिंकी तो ना मिली, मगर बिजली का झटका ऐसा लगा कि अब वो काई काई करना भूल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है, मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो, बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियाँ देना बंद कर। तेरे इस चूं से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है। मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण, इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं।
आराम, ये आराम का समय है। फिर बंटी चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कवि मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, अभी तक यहीं बैठी हो? मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन, आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी कि आने वाली 7 नस्लें शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया, मत जाओ। अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौटकर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ। मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊँ। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है, जो मैं कभी ना कर पाई, तुमने वो कर दिखाया। ऐसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तू इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी।
धोखा, बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा। चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कवि को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कवि बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कवि और बादल कव्वा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कवि, तू बहुत बुरी है। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया और उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कव्वों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके वहाँ से भगा देते हैं। बच्चों, ये लो भोजन। देखो, आपकी माँ आपके लिए दाना लाई है। बबलू और मीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। दोस्तों, माँ की कदर करें इससे पहले कि वो खाक का हिस्सा बन जाए। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया का एक हरा भरा खेत था जिसमें इसने मेहनत से मकई की फसल उगाई थी। कोमल चिड़िया का पति परदेश के जंगल में गया हुआ था और पीछे से इसकी सास चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी माँ जी, मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? बाजी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई। देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो परदेश में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तो पूरे खेत में पानी नहीं दे देती, तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कवि और बादल कव्वे का घर था। देखो बादल, इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है। वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो? सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ। तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ।
बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी, या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी, तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है, वो कौवे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ माँ जी का जुल्म है जो मुझे पक्षी नहीं समझती, और दूसरी तरफ ये पड़ोसी कौवे हैं जो मुझे इस खेत से निकालना चाहते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं दूर उड़ जाऊं, जहां मुझे कोई भी पहचानता ना हो। नहीं कोमल बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये खेत तुम्हारे पति का है। तुम्हारी मेहनत का पसीना इस मिट्टी में शामिल है। अगर तुम चली गई तो इन बुरे कौवों की जीत हो जाएगी और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोमल चिड़िया को अपने दोस्तों की बातों से एक नई जिंदगी मिलती है। चलो बिजली, समय आ गया है, चलकर चिड़िया को डराते हैं और खेत पर कब्जा करते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी एक पुरानी सफेद चादर ओढ़े चिड़िया के खेत में आते हैं। हो, मैं इस खेत का कदीम भूत हूँ। जो यहाँ रुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कोमल, कहाँ है तू? अपनी जान बचा और भाग जा, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हा। छोड़ दो ये खेत अब हमारा है। मेरा मतलब भूतों का है। चलो दोस्तों, समय आ गया है, पकड़ते हैं इन चोरों को और बताते हैं कि असली भूत कौन होता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल, कबूतर और तोता तीनों मिलकर उन कौवों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। क्यों बादल और बिजली, बहुत शौक था ना दूसरों को डराने का। अब जरा हमारी मार का जायका भी चख लो। बिजली और बादल की खूब धुलाई होती है। वो दोनों पति पत्नी काई काई करते हुए खेत से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। देखिए माँ जी, आप अपनी बहू पर कितना जुल्म कर रही थी, इसलिए तो वो कौवे इस बात का फायदा उठाकर आपके खेत पर कब्जा कर रहे थे। क्या बादल, वो कौवे मेरे सामने चिड़िया की बहुत बुराइयां करते थे। माँ जी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे थे ताकि आप कोमल पर और जुल्म करें और वो टूटकर ये जंगल छोड़कर चली जाए, और फिर आपको रास्ते से हटाकर वो इस खेत पर कब्जा करने वाले थे। कोमल बेटी, क्या मैं वाकई ही इतनी अंधी हो गई थी? मैंने इस जंगल के झूठे पक्षियों पर यकीन कर लिया और अपनी बेटी जैसी बहू को बोझ समझा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पता है आप उन कौवों के बहकावे में आ गई थी। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और उसकी सास मिलकर खेतों में काम करती हैं। मिलकर काम करने से उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। वो ढेर सारी बोरियां मकई की भरती हैं और उन्हें जंगल में बेच आती हैं। तभी बंटी चिड़ा भी परदेस के जंगल से आ जाता है और वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थीं। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी।
इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहां आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो, ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है, वो भोजन उठाकर दूर फेंक देती है। खबरदार चीकू, अगर तुमने इस बुढ़िया को कुछ दिया, इसे भूखा रहने दो ताकि इसे एहसास हो मुफ्त का खाना कितना महंगा होता है। तभी जंगल का मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास का पंख पकड़ते हुए और घसीटते हुए उसे बाहर बारिश में फेंक देती है। आज की रात तुम बाहर रहो, शायद ठंडी हवा से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ऐसा कहते हुए रानी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारी रात कोमल चिड़िया बारिश और सर्दी में बाहर पड़ी रहती है। वो बेचारी अपने बेटे को आवाज़ें देती है, लेकिन बबलू अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनता और ना ही दरवाज़ा खोलता है। वो तो चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बबलू चिड़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है। कोमल चिड़िया की आंखें खुली थी और इनमें से जमे हुए आंसू अब भी बह रहे थे। इसके पर अब अकड़ चुके थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बाबा, दादू बोल क्यों नहीं रही? लगता है वो आसमानों में चली गई हैं, क्योंकि आपने इन्हें खाना नहीं दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बबलू के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसे अपनी माँ की वो लोरियां और बचपन के दिन याद आए, जब इसकी माँ अपनी नींद कुर्बान करके इसे सुलाती थी। इसे याद आया कैसे इसकी माँ ने अपनी भूख को मारकर इसे पाला था। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अंधा हो गया था। आंखें खोलिए माँ, मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपनी माँ की कदर न की। देखो रानी, हम जीत गए। अब कोई भी हमसे भोजन मांगकर हमें तंग नहीं करेगा और कोई बीमार होकर हमसे दवा नहीं मांगेगा। देखो रानी, मेरी माँ खामोश हो गई। अब रानी की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। सारा जंगल इस दिन उदास था।
पक्षी जमा हो गए थे। वो सब बबलू और रानी को बुरा भला कहने लगे थे। बबलू चिड़ा अपनी माँ को नदी में बहा देता है, लेकिन इसके पीछे ना इसकी पत्नी थी और ना इसका सुकून। वो जान गया था कि अब चाहे वो सोने के महल भी बना ले, इसे अपनी माँ का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर बिजली कवि ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। वो बाहर आंखों पर चश्मा लगाए अपने ग्राहक के इंतजार में बैठी हुई थी। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। अरे चिड़िया बहन, शहाओ, देखो तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। तुम्हारे परों में मट्टी है और आंखों में नींद। आज तो जंगल में महारानी चील की जन्मदिन पार्टी है। अगर तुम ऐसे जाओगी तो सब तुम्हें बूढ़ी दादी समझेंगे। आओ जरा फेशियल करवा लो। कोमल चिड़िया अभी सोच ही रही थी कि तभी तोता अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आ जाता है। बिजली, मेरी पत्नी की चोंच पालिश कर दो। जब से पड़ोसन मीना ने नई लिपस्टिक ली है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। और नहीं तो क्या, चीकू जी, इस मीना का रंग देखा है कैसे चमकती है, और एक मैं हूँ, ऐसे लगता है जैसे कच्ची सब्जी हूँ। बिजली, मुझे ऐसा सुंदर बना दो कि मैं सभी पक्षियों में से हसीन लगूं। अरे तोती बहन, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। मेरे पास ऐसा सुंदर मेकअप है, अगर मैं तुम्हें कर दूंगी तो मीना तुम्हारे सामने काली डाइन लगेगी। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोती का मेकअप करना स्टार्ट करती है। बिजली कवि एक कटोरा निकालती है जिसमें लाल मिर्चों का गाढ़ा पेस्ट बना हुआ था, और वो उस लाल मिर्चों के पेस्ट को तोती की चोंच पर लगा देती है। अरे बिजली, ये तुमने क्या लगा दिया है? मेरी चोंच से तो धुआं निकल रहा है। अरे तोती बहन, घबराओ नहीं, ये अंदरूनी चमक बाहर आ रही है। जितना ज्यादा चलेगा तुम्हारी चोंच उतनी ही लाल होगी। तोते, तुम्हारी पत्नी तैयार हो गई है, अब जल्दी से मुझे 2 मीठे फल दे दो। फिर तोता बिजली को 2 मीठे फल देता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया भी तोती की ऐसी हालत देखकर पहले ही वहाँ से भाग जाती है। कबूतर जी, सुना है बिजली ने अपना पार्लर खोला है। आज मुझे भी पार्लर पर तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाना है। बबली, तुम्हें क्या जरूरत है तैयार होने की? तुम तो पहले ही बहुत सुंदर हो। बंटी जी, आप हर बार ऐसा कहकर मुझे टाल देते हैं और खुद तैयार होकर जाते हैं। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलें, अभी चलें। फिर कबूतर अपनी पत्नी को लेकर बिजली के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाता है। बिजली, मेरी पत्नी को सुंदर सा तैयार कर दो। हाँ हाँ कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो पहले ही बहुत सुंदर है। बस इसे काला रंग लगाना है ताकि इसे नजर न लगे। और बिजली, मुझे भी तैयार कर दो। मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बर्थडे पार्टी में सभी कबूतरियों की नजर मुझ पर ही जम जाए। हाँ हाँ कबूतर भैया, मैं ऐसा ही तैयार करूँगी। बिजली कवि पुराने पेड़ की चिपचिपी गूंद निकालती है और उसे कबूतर के बालों में लगा देती है। कबूतर आईने में देखते हुए अपना सर हिलाने की कोशिश करता है। अरे बिजली, ये क्या, मेरा सर क्यों नहीं हिल रहा? अरे कबूतर भैया, ये बिजली का स्टाइल है। देखना, हवा चलने से भी आपके बाल नहीं हिलेंगे। अब आप जहाँ भी जाएंगे आपका ये हेयर स्टाइल हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाय हाय कबूतर भैया और कबूतरी बहन, आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको किसी की नजर ना लगे। अपनी तारीफें सुनकर वो पति पत्नी खुश होते हैं और बिजली कवि को अनाज देकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर के जाते ही बुलबुल बिजली कवि के पार्लर में पहुँच जाती है। बिजली, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा सस्ता मेकअप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आईब्रोज ठीक करवानी है और मेरे चेहरे पर ऐसा ग्लो होना चाहिए कि जब मैं पार्टी में स्टेज पर गाऊं तो लाइट की जरूरत ना पड़े। मैं आम पक्षियों की तरह नहीं लगना चाहती। अरे बुलबुल रानी, आप तो हमारे पार्लर की VIP कस्टमर हैं। आपके लिए तो मैंने खास रॉयल फ्रूट फेशियल बचा कर रखा है। बिजली कवि एक बाउल में कुछ गले सड़े टमाटरों का एक गाढ़ा लेसदार रस निकालती है। ये देखो बुलबुल बहन, ये खास बेरियां हैं जो सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर मिलती हैं।
इसे लगाने के बाद आपका चेहरा लाल टमाटर की तरह चमकेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक बड़े ब्रश से बुलबुल के पूरे चेहरे पर वो चिपचिपा लाल रस लगा देती है। बिजली, ये क्या लगाया है? इसमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है। अरे बुलबुल, तुम्हें क्या पता, ये बदबू नहीं खुशबू है। ये तो अभी सेट होगी, जैसे ही सेट होगी तो देखना हर तरफ खुशबू ही महक जाएगी। शाम होते ही जंगल में चील महारानी की जन्मदिन पार्टी शुरू हो जाती है। हर तरफ रोशनी थी और जंगल के तमाम पक्षी वहाँ जमा थे। जैसे ही बिजली कवि के खास ग्राहक वहाँ पहुँचते हैं तो पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। सभी पक्षी उनको देखकर हंसने लगते हैं। तोती तो चुपचाप बैठी हुई थी। मिर्चों की वजह से उसकी चोंच और बड़ी हो गई थी। चीकू जी, ठंडा पानी लाओ, मेरी चोंच में आग लगी हुई है। कबूतर के सर पर लगी हुई गूंज से अब उसकी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। वो तो स्टैचू की तरह सीधा खड़ा था, मुड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही बुलबुल स्टेज पर गाना गाने के लिए आती है तो ढेर सारी मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। चील महारानी हंसते हुए कहती है, अरे पक्षियों, ये सब क्या तमाशा है? ये सब तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? चील महारानी, ये सब बिजली के पार्लर का नतीजा है। दोस्तों, तुम सब की हालत तो बहुत बुरी है। ताहे बिजली ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट तुम पर ही किए हैं। बिजली, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पंख नोच लेंगे। जिस तरह मेरी चोंच लाल है, तुम्हें भी मार मार कर लाल कर देंगे। ऐसे वो सभी पक्षी गुस्से में चिड़िया को अपने साथ लेकर बिजली कवि के पार्लर पर जाते हैं। अरे दोस्तों, बिजली कवि के पार्लर पर तो ताला है, लगता है वो कहीं चली गई है। चिड़िया, देखो यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ो तो। हाँ तोते भैया, मैं पढ़ती हूँ। बिजली ब्यूटी पार्लर आरजी तौर पर बंद है। बिजली अपना ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए दूसरे जंगल के शाही पार्लर में गई है। शिकायत की सूरत में वो अगले साल आएगी। ये सब सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दोस्तों वाह, बिजली ने तुम्हें सिर्फ झटका नहीं दिया बल्कि पूरी तरह शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तुम सब भी कितने नादान थे, दूसरों जैसे बनने के चक्कर में अपनी असलियत ही भूल गए। फिर कबूतर कहता है, चलो दोस्तों, अब पार्लर नहीं, सीधा नदी पर चलते हैं। आज हमें ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि गोता लगाने की जरूरत है। फिर सभी पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं ताकि बिजली का मेकअप धो सके। बिजली तो बचकर वहाँ से अनाज कमाकर भाग चुकी थी, लेकिन इस दिन के बाद से जंगल के किसी पक्षी ने भी दोबारा सुंदर बनने की कोशिश नहीं की। खूबसूरती परों के रंगों में नहीं बल्कि दिल में होती है। दूसरों की नकल उतारने से पक्षी सिर्फ तमाशा बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।